हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अमरजीत कुमार गौतम। मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं और पहला सा आपका टॉपिक होगा जनगणना। जनगणना के बारे में आपको बताया जाएगा कि जनगणना जो है आपकी सबसे पहले किस देश में होती है। आपकी जनगणना सबसे पहले भारत में कब होती है, उस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं। आपकी जनगणना अस्थायी जनगणना कब से शुरू हो जाती है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी जो आखिरी जनगणना हुई है जो अभी वो कब हुई है, उसमें आपकी जनसंख्या घनत्व क्या है, आपका लिंगानुपात क्या है, किस राज्य में क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये सब आपके जिक्र किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी जनगणना बात करेंगे। जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो जनगणना की शुरुआत सबसे पहले एक देश है आपका स्वीडन। स्वीडन देश में सबसे पहले आपकी जनगणना होती है 1749 में। 1749 में पहली जनगणना होती है आपके स्वीडन देश में। और यह स्वीडन देश वही देश है जहां पर आपका विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, जो यही देश के द्वारा दिया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और यह इसी देश में सबसे पहले आपकी जनगणना होती है। ठीक है। जनगणना की अगर बात करें तो भारत में जनगणना कब होती है, तो भारत में जनगणना जो होती है आपकी 1872 में। 1872 में भारत में जनगणना सबसे पहले होती है। उस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड मेयो जो है उस समय भारत का उस समय गवर्नर जनरल होता है। और 1872 में उस समय यह पहली बार जनगणना कराता है भारत में। लेकिन अब हर 10 वर्षों बाद जनगणना कब से होने लगी, ये 1881 की बात है। 1881 से आपकी अस्थायी रूप से जनगणना होने लगी। अस्थायी जनगणना अस्थायी जनगणना मतलब ये होता है कि हर 10 वर्षों बाद आपकी जनगणना होने लगी। हर 10 वर्षों बाद जनगणना, अस्थायी जनगणना होती है 1881 में। उस समय जो अंग्रेजों का जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड रिपन जो है उस समय अस्थायी जनगणना के समय गवर्नर जनरल थे। और अगर बात करें जब 1881 की बात आई है तो एक चीज और चले हम लोग यहीं पर 1885 पर। 1885 में चले भारत में पहली बार एक पार्टी का गठन किया जाता है। भारत में पहली एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन जो है आपको 1885 में किया जाता है A.O. हुम द्वारा। A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना की जाती है 1885 में। और 1885 की बात हम लोग इसलिए कर दिए क्योंकि 1881 में हमारी अस्थायी जनगणना होती है। और भारत की पहली पार्टी जो बनकर सामने आती है वो आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना मुंबई में आपको A.O. हुम के द्वारा की जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं विमेन चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। पहले अध्यक्ष की बात कर लें। पहले अध्यक्ष आपके बनते हैं WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। लेकिन हम लोग जनगणना की तरफ चला जाए तो भारत की जो आपकी पहली जनगणना 1872 में होती है और अस्थायी रूप से जो आपकी जनगणना होती है वो 1881 से आपकी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू होती है। लेकिन हर साल क्या होता है कि हमारी जनसंख्या क्या होती है, हर साल बढ़ती है। हमारी जनसंख्या हर साल बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आया था जो हमारी जनसंख्या कम हो गई थी। हमारी जनसंख्या एक समय ऐसा आया था जो हमारी जनसंख्या कम हो गई थी। उस समय को हम लोग महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। उस वर्ष को हम लोग महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। और जो जनगणना हुई वो जनगणना हुई 1921 में।
1921 में, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि 1881 में अस्थायी जनगणना हो गई। तो अस्थायी जनगणना होने का मतलब यह है कि हर 10 वर्षों बाद आपकी जनगणना होती है। जब 1881 में पहली जनगणना हुई तो 1891 में पहले दूसरी जनगणना होगी, तीसरी जनगणना 1901 में होगी, चौथी जनगणना 1911 में होगी और पांचवी जनगणना 1921 में होगी। तो यही 1921 की बात कर रहे हैं जब हमारी जनसंख्या क्या हुई थी, पहली बार घट गई थी। घटने का भी कारण आपके पास यह था कि घटने का कारण यह था कि आपके दो उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था जो घटी थी। पहले घटने का कारण यह था कि आपको 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस युद्ध में भारतीयों ने भाग लिया था और भाग लेने की वजह से क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे लोग भारतीय मारे गए थे और भारतीय मारे जाने की वजह से भी आपको यह 1921 की जनगणना में प्रभावित हुआ था, इसीलिए हमारी जनसंख्या कम हो गई। दूसरा कारण यह था कि आपका 1919 में एक कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपके अमृतसर में होता है। अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और यह अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की वजह से इसमें क्या होता है, भारत की जनसंख्या बहुत सारी मतलब मर चुकी होती है। मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जनसभा होती है। जनसभा में क्या होता है कि बंगाल का उस समय एक गवर्नर जनरल होता है, एक जनरल होता है जिसका नाम होता है जनरल डायर। वो क्या करता है कि वहां पर अपना गोली चलाने का आदेश करता है और वहां पर सारे लोग मारे गए थे। जब आपको क्या कहते हैं भारत की जब क्रांति पढ़ाई जाएगी तब उसे बताया जाएगा, लेकिन अभी हम जनगणना पढ़ा रहे हैं तो बस इतना ही आपको बता सकते हैं कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था तो उस घटना में क्या हुआ था कि आपकी भारत की जनसंख्या बहुत सारी मारी गई थी, इसीलिए 1921 में आपकी जनसंख्या कम हो जाती है। तो इसे महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं, महाविभाजन वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं 1921 को। लेकिन अगर बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, तो स्वतंत्र भारत की आपकी पहली जनगणना जो होगी 1951 में होगी। 1951 में स्वतंत्र भारत की आपकी पहली जनगणना होती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो आपको जनगणना होगी वो 51 में जनगणना होगी। यानी 1951 में आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो होती है वो आपकी 1951 में होती है। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की आखिरी जनगणना कब होती है, तो आखिरी अभी जनगणना जो अभी 2019 में होगी जनगणना, लेकिन अभी जो आखिरी जो आपकी जनगणना हुई है वो आपको 2011 में हुई है। 2011 में जनगणना हुई है, जो 2011 की जनगणना के बारे में हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया इसलिए कि भाई ये पहले हम लोगों को न्यू पहले देख लेनी पड़ती है क्योंकि क्या क्या चीज हुआ है। तो आपको बता दिया पहली जनगणना आपको स्वीडन देश में होती है 1749 में। अगर बात करें भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में और अस्थायी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और अगर बात करें एक महाविभाजन वर्ष हम लोग कहते हैं 1921 को, क्योंकि हमारी जनसंख्या उस समय कम हो गई थी। मात्र एक ही वो ऐसा जनगणना है जो अभी तक की जिसमें हमारी जनसंख्या घटी है, नहीं तो हमारी जनसंख्या हमेशा बढ़ी ही बढ़ी है। ठीक है, अगर बात करें 1911 की जनगणना की बात, तो 2011 की जनगणना के बाद, तो 2011 में जनगणना जो हुई थी यह बात करेंगे तो पूरी जनगणना का यह 15वीं जनगणना थी। पूरी जनगणना का यानी अगर जो 1872 जनगणना हुई है वहां से लेकर 2011 तक जो जनगणना हुई है ये आपकी 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना में आपको जन मतलब होता है लोग और गणना मतलब होती है गिनती, माने लोगों की गिनती की बात करते हैं हम लोग जनगणना का।
ठीक है। तो जनगणना में जो 7वीं आपकी जनगणना होती है स्वतंत्र भारत की, क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपको अभी बताया गया कि 1951 में होता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो होती है 1951 में, क्योंकि आपकी आज़ादी मिलती है 1947 में। 1947 से भारत आजाद होता है। तो उसके बाद जो आपकी जनगणना होगी 10 वर्षीय योजना में, 10 वर्षीय में, तो 1951 में होगी। यानी स्वतंत्र भारत की जो आपकी 2011 की जनगणना थी वो आपकी 7वीं जनगणना थी। और 2011 में जो जनगणना हुई, पूरी जनगणना की बात करें तो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और पूरे भारत की जनगणना की बात करें तो 15वीं जनगणना, ठीक है। अगर बात करें 2011 में जनगणना से हमारा जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल क्या है, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। किसमें किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, किसका लिंगानुपात सबसे कम है, किसके जनसंख्या सबसे अधिक है, किसकी जनसंख्या सबसे कम है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे 2011 जनगणना के हिसाब से सबसे अधिक की बात करें। पहले आपके क्षेत्रफल की बात करें, भारत के क्षेत्रफल की, तो आपको पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यह आपका भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 2.42%। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का जो है 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है। अगर मान लीजिए पूरा विश्व जो 100% है तो 100% में से 2.42% जो है आपका भारत है, ठीक है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से आपकी जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता है कि आपकी जनसंख्या 121 करोड़ है। 121 करोड़ है आपकी जनसंख्या पूरे भारत की। 2011 की जनगणना के हिसाब से आपसे 121 करोड़ आपके पूरे भारत की जनसंख्या है। अगर जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत के विश्व में जो आपकी जनसंख्या निवास करती है तो आपका पूरे अगर विश्व में कितनी आपकी पूरे विश्व में 7 अरब जनसंख्या है, नियर अबाउट 7 अरब पूरे जनसंख्या है पूरे विश्व की 2011 की जनगणना के हिसाब से। और यह जनगणना जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उस पर काम करती है। तो जो आपकी जनगणना है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जनगणना की बात कर रहे हैं तो अगर बात करें पूरे विश्व की जनसंख्या का तो 7 अरब नियर अबाउट है और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ नियर अबाउट है, ठीक है। पूरे जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने लोग निवास करते हैं, तो पूरी जनसंख्या का जो भारत में निवास करते हैं वो आपके यहाँ 17.5%। 17.5% जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 100 लोग पूरे विश्व में हैं तो 100 लोगों में से भारत में जो लोग रहते हैं तो वो 17.5 लोग रहते हैं। बात क्लियर? मतलब कहने का मतलब यह है कि 17.5% जो है आपके पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक। अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121 करोड़ आपकी भारत की जनसंख्या है। अगर बात करें पूरे विश्व की जनसंख्या का तो 7 अरब नियर अबाउट है। पूरे विश्व की जनसंख्या का निवास करने की बात करेंगे, भारत में कितना % लोग निवास करते हैं, तो आपको पता है कि आपको 17.5% जो है लोग कहां पर निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। भारत में 17.2% निवास करते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल अगर भारत की बात करें तो भारत का कितना क्षेत्रफल है तो 2.42% जो है आपका भारत का क्षेत्रफल है। तो ये 100% याद रखिएगा कि ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब आपको जिक्र किए जाते हैं कंपटीशन लेवल के पेपरों में या हाई स्कूल लेवल के पेपरों में। कई बार ये सब आपको पूछा गया क्योंकि हाई स्कूल का लेवल या आपको कंपटीशन लेवलों के पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 2011 जनगणना के हिसाब से ये तो हो गया आपका क्या आज के लिए यहीं तक। आपको यहीं तक बताया जाए, कल आपको अगले वीडियो में आप लोगों को क्या कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया जाएगा, फिर लिंगानुपात के बारे में बताया जाएगा
और अगर बात करें तो पूरे भारत के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें जनसंख्या कहाँ पर कितनी है, सब कुछ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नई चीज़ें होंगी कि तुरंत आपके यहाँ ये सब वीडियो पहुँच जाए। बाय बाय, गुड बाय।